नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैबरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा के ओंटारियो में G7 बैठक के अवसर पर सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। भारत और श्रीलंका ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा का विस्तार किया। जापान के रूस विरोधी प्रतिबंधों के बाद रूस ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सहित 30 जापानी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। और फ्रांस ने कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त की, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैबरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इस दौरान व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत और बोत्सवाना के रिश्ते लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और करीबी सहयोग पर आधारित है। कैपेसिटी बिल्डिंग इस साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ रहा है। पिछले 10 वर्षों में बोत्सवाना के लगभग 750 पेशेवर, छात्र, सरकारी अधिकारी और रक्षाकर्मी भारत में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। व्यापार संबंध पारंपरिक रूप से हीरे और रत्नों के क्षेत्र में केंद्रित रहे हैं। अब भारत अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की दिशा में सोच रहा है। बोत्सवाना की विजन 2036 योजना का लक्ष्य भी अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देना है। इससे स्वास्थ्य सेवा, खनन, डिजिटल बैंकिंग और मेडिकल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर बन रहे हैं। भारत और बोत्सवाना प्रोजेक्ट चीता पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान भारत भेजे जाने वाले चुनिंदा चीतों को एक क्वारंटाइन केंद्र में छोड़ा जाएगा। यह बोत्सवाना द्वारा भारत को चीतों की प्रतीकात्मक भेंट को दर्शाएगा। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, बोत्सवाना। राष्ट्रपति बोत्सवाना की संसद को संबोधित करेंगी। उनका भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने और बोत्सवाना में ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन का भी कार्यक्रम है। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन 2 अफ्रीकी देशों की पहली राजकीय यात्रा है। भारत ने भूटान को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान यात्रा के पहले दिन कल इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री आज थिम्पू में कालचक्र अभिषेक समारोह में भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। यह बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो वर्तमान में चल रहे ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में मनाया जा रहा है। इस अनुष्ठान के माध्यम से अनुयायियों को शांति, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्यों से जुड़ने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी जाती है। यह तांत्रिक साधना का एक रूप है जिसमें एक महान अनुष्ठान के तहत अनुयायियों को बोधि की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। कल प्रधानमंत्री चौथे राजा के 17वें जन्मदिन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। मंगलवार की दोपहर भारत और भूटान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, थिम्पू। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा भी की। दोनों नेताओं ने भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवाहा अवशेषों के समक्ष प्रार्थना की, जो अभी ताशी छोजोंग के ग्रैंड कुनेरे हॉल में प्रतिष्ठित किए गए हैं। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। उनकी उपस्थिति में द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कनाडा के ओंटारियो में G7 बैठक के अवसर पर सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद को इस आयोजन की मेजबानी के लिए बधाई दी। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नए रोड मैप 2025 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत इस द्विपक्षीय साझेदारी के और अधिक सुदृढ़ होने की आशा करता है। डॉक्टर जयशंकर ने मैक्सिको के विदेश मंत्री डॉक्टर जुआन रामोन डे ला फुएंते से भी मुलाकात की और व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य तथा फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोड के साथ अपनी बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने
अपनी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय पहलुओं पर अपना सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। ब्रिटेन की विदेश सचिव योवेट कपूर से मुलाकात में डॉक्टर जयशंकर ने अपने संबंधों में सकारात्मक प्रगति देने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भारत ब्रिटेन विजन 2035 की पुष्टि की। विश्व दर्पण के लिए मैं शक्ति सिंह। भारत और श्रीलंका ने भारतीय अनुदान सहायता के माध्यम से श्रीलंका में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को 5 वर्ष तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और वित्त योजना तथा आर्थिक विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर हर्षना सूर्यपेरुमा ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये परियोजना श्रीलंका की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप छोटी लेकिन उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं का समर्थन करती है। प्रत्येक परियोजना की लागत 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपए और कुल सहायता 10 बिलियन श्रीलंकाई रुपए है। 2005 में इसकी स्थापना के बाद से 50 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वर्तमान में 7 बिलियन से अधिक की 21 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इनमें मॉडल गांव, स्मार्ट कक्षाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं, जो श्रीलंका के जमीनी स्तर के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। टोक्यो के रूस विरोधी प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने जापान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सहित 30 जापानी नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की कार्रवाई की निंदा करने के लिए टोक्यो के प्रतिबंधों के जवाब में लगाया गया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने प्रतिबंधित जापानी नागरिकों की एक सूची जारी की है। इनमें कई पत्रकार और शिक्षाविद शामिल हैं। इस प्रतिबंध को अनिश्चितकालीन बताया जा रहा है। जापान सरकार ने सितंबर में रूसी कंपनियों, व्यक्तियों और कई अन्य संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए थे। पश्चिमी देशों के इसी तरह के कदमों के बाद जापान ने भी रूसी समुद्री कच्चे तेल की अपनी सीमा कम कर दी है। फ्रांस ने कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का हवाला देते हुए चिंता व्यक्त की है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कल कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में कैरिबियाई क्षेत्र में सैन्य कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सैन्य गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती हैं और फ्रांस के बाहरी क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। हाल ही में अमेरिका की सेना ने कैरिबियाई क्षेत्र और लैटिन अमेरिका के प्रशांत महासागर तटों पर संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करी के जहाजों पर 19 से अधिक हमले किए हैं। इस कार्रवाई में 76 लोग मारे गए हैं। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने कल बताया कि विमान वाहक पोत गेराल्ड फोर्ड कैरिबियाई क्षेत्र में पहुंच गया है। तुर्की सेना का एक C-130 सैन्य मालवाहक विमान कल जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान ने अजरबैजान से उड़ान भरी। हताहतों की संख्या और घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विमान में चालक दल सहित 20 तुर्की कर्मी सवार थे। हालांकि मंत्रालय ने अन्य देशों के यात्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कल पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया। यह ऐश्वर्य प्रताप सिंह का पहला व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप पदक है। एयर पिस्टल विश्व चैंपियन सम्राट राणा और मौजूदा चैंपियन ईशा सिंह ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 11 हो गई है। इनमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। मौजूदा महिला राष्ट्रीय चैंपियन अनाहत सिंह ने चाइना ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। वेलावन सेंथिल कुमार और अभय सिंह पुरुष वर्ग के पहले दौर में ही हार गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैबरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा के ओंटारियो में G7 बैठक के अवसर पर सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। भारत और श्रीलंका ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा का विस्तार किया। जापान के रूस विरोधी प्रतिबंधों के बाद रूस ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सहित 30 जापानी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। और फ्रांस ने कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त की। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।